So thank you again, thank you, right? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स के बारे में, राइट? और हमने ने एक टेबल देखा था जिस टेबल में गैस था एक कॉलम में, और जो फील गैस जो भी यूज होता है वो था, और फिर उसका एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू था, उसके बाद था उसका डब्ल्यू वैल्यू भी था। प्राइमरी आयोनाइजेशन जो है वो नंबर ऑफ प्राइमरी आयोनाइजेशन कितने क्रिएट हो सकते हैं वो था, और एक था टोटल आयोनाइजेशन कितना क्रिएट हो रहा है। तो ये जो थे वो इंपॉर्टेंट कॉलम्स थे उसमें, राइट, ये इंपॉर्टेंट कॉलम्स थे। अब आगे देखते हैं, राइट? इतना याद रखने के बाद हम लोगों ने ये भी देखा था लास्ट में कि यदि हमें ये पता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपॉजिटेड बाय द रेडिएशन इन द एक्टिव वॉल्यूम में, गैसियस एक्टिव वॉल्यूम में, यदि हमें एनर्जी पता हो तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू वैल्यू, राइट? डब्ल्यू का वैल्यू जो था, एक डब्ल्यू का वैल्यू का भी कॉलम था, तो डब्ल्यू वैल्यू के कंपैरिजन में with the knowledge of W value we can calculate the number of कितने प्राइमरी आयोनाइजेशंस होंगे और टोटल नंबर ऑफ आयोनाइजेशंस कितने मिलेंगे, करेक्ट? ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ अब आगे उससे आगे चलते हैं। If the incident particle deposits all of its energy inside the detector gas, then of course delta E जो था उसमें, right, would simply mean the energy E of the particle. यदि मान लो कि पूरा का पूरा एनर्जी यदि वो डिपॉजिट करता तो उस इक्वेशन में यही था हमारे n इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू था। तो डेल्टा ई का वैल्यू जो होगा वो एनर्जी जितना भी टोटल एनर्जी जो डिपॉजिट किया है उसके बराबर हो जाता। However, in case of partial energy loss, कई बार क्या होता है कि पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो डिपॉजिट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें बोला कि हाउएवर इन केस पार्शियल एनर्जी लॉस, तो किस केस में पार्शियल एनर्जी लॉस होगा? जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कि ये जो है ये गैसियस आपका इनक्लोजर है जिसके अंदर गैस इंक्लूडेड है, और रेडिएशन जो है ये रेडिएशन इधर की तरफ आ रहा है। इसने क्या किया, ये ट्रेवल किया और यहाँ से फिर लास्ट में जाकर एग्जिट कर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो है इसने डिपॉजिट नहीं करी, कुछ एनर्जी तो वो बाहर लेकर के गया। तो इसलिए इस केस में क्या होगा, पार्शियल लॉस होगा। और दूसरे केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एनर्जी जो है रेडिएशन एनर्जी इस गैसियस वॉल्यूम से होकर के गुजर रही है, और यहीं पे आते ये पूरी की पूरी अपनी एनर्जी जो है वो डिपॉजिट कर दे रहा है, राइट? तो इस केस में जो है हम डेल्टा ई इज इक्वल टू ई मानेंगे। लेकिन जहां पे ये नहीं हो रहा है पूरा का पूरा डिपोजिशन, तो उस केस में डेल्टा ई जो होगा वो एग्जैक्टली ई के बराबर नहीं होगा, राइट? तो उस केस में क्या करेंगे, पार्शियल लॉस होगा। और तब यदि मान लो कि मुझे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना हो तो देन हाउ वी विल गो अबाउट दैट, करेक्ट? एक अलग केस बना, राइट? तो उस केस में वी मस्ट यूज सम अदर मीन्स टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई। हमें कोई दूसरा तरीका चाहिए जिससे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा ई के वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे, राइट? एंड ओवीएस पैरामीटर जो है वो है स्टॉपिंग पावर। स्टॉपिंग पावर में देखोगे तो स्टॉपिंग पावर में ये है डीई बाई डी एक्स है। देखो डीई डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब डीई बाई डी एक्स का मतलब क्या है? डी बाई डी एक्स का मतलब ये है कि जो ए रेडिएशन जो है जो गैसियस वॉल्यूम से होकर के गुजर रहा है, राइट? तो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये डायरेक्शन मान लो कि आपका एक्स है, राइट? और जैसे जैसे इसकी एनर्जी ई है, तो मान लो कि एक मोलिकुल गैस का मोलिकुल है उससे टकराएगा, फिर किसी दूसरे से टकराएगा, फिर एक तीसरे से टकराएगा गैसियस मोलिकुल से,
राइट। तो क्या करेगा, फर्स्ट वाले से टकराएगा तो कुछ न कुछ अपनी एनर्जी लूज करेगा, फिर वो आगे बढ़ा, दूसरे से टकराया, फिर एनर्जी लूज करा, फिर तीसरे से टकराया और फिर एनर्जी लूज करा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। समझिए, कंटिन्यूअस में ही चलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। यदि कंटिन्यूअस एनर्जी का लॉस होएगा तो टोटल यदि निकालना होगा तो देन आई हैव टू इंटीग्रेट इट आउट। समझ गए? करेक्ट। और धीरे धीरे क्या होगा कि ये पार्टिकल जो है, ये रेडिएशन जो है, वो अपनी एनर्जी पूरी की पूरी लूज कर देगा। तो इस केस में मान लो ये तो चलते वक्त बाहर निकल गया, तो ये वैल्यूज मुझे चाहिए, डी बाई डी एक्स चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कैसे उसने अपना एनर्जी जो है धीरे धीरे लूज किया। तो हमें यदि हर छोटे छोटे एलिमेंट्स पे हमें ये पता चल जाए कि एनर्जी लॉस कितना हुआ है, तो यदि हम जोड़ देंगे तो उस केस में मुझे टोटल एनर्जी लॉस जो है यहाँ पे आया उस गैसियस वॉल्यूम में, वो पता चल जाएगा, राइट। तो इसलिए हम लोग वो फॉर्मूला में लेकर के आते हैं डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, और उसको क्या करते हैं, डेल्टा एक्स से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस, हाँ टोटल डिस्टेंस जितना वो ट्रेवल किया, एक एक पॉइंट का फिर टोटल डिस्टेंस, मतलब हर का जोड़ते जाते हैं ना, बस इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, लाइक दिस। तो पार्शियल एनर्जी के केस में ऐसे करेंगे कैलकुलेशंस, ठीक है। और यही इसी चीज को बोला जाता है स्टॉपिंग पावर, राइट। क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी का लॉस होगा और वो क्या करेगा, वो अपना जो पार्टिकल जो है या जो भी रेडिएशन था एक जगह पे जाकर के अपनी पूरी एनर्जी दे देगा एंड इट विल स्टॉप। तो कोई होगा मटेरियल ऐसा कि जिसका स्टॉपिंग पावर बहुत ज्यादा होगा और किसी का कम होगा। बहुत ज्यादा होगा और कम होगा में क्या डिफरेंस होगा, जिसका ज्यादा होगा वो डी बाई डी एक्स का वैल्यू निगेटिव में ज्यादा वैल्यू होगा, कि मतलब तुरंत जाकर के स्टॉप कर दे रहा है उसको, और जिसका वैल्यू कम होगा इसका मतलब वो क्या करेगा, वो लंबी दूर तक रेडिएशन जाएगा एंड देन इट विल स्टॉप। करेक्ट, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेट स्टॉपिंग पावर में ये जो इक्वेशन जो बनेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे, कितने आयन पेयर निकलेंगे, इट विल बी कैलकुलेटेड बाय अगेन 1 डिवाइडेड बाय W। तो W जो है वो आपका क्या है, वो W वैल्यू है, ये वैल्यूज हम उस टेबल से निकाल लेंगे एंड इट डिपेंड्स ऑन द गैस फिल, जो गैस जो हम यूज कर रहे हैं उसके वैल्यू से आ जाएगा, राइट। और यहाँ से डी बाई डी एक्स का वैल्यू, स्टॉपिंग पावर का वैल्यू मिल जाएगा और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो पता चल जाएगा। तो फाइनली हमें ये पता चल जाएगा कितने पार्टिकल्स जो है उसने आयनाइज करे या कितने आयन पेयर्स मिले उसको, ठीक है। ओके, ठीक है, हाँ। सो यहाँ पे दिखाई इस इक्वेशन में क्या है, डेल्टा एक्स इज द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। Sometimes it is more convenient, at least for comparison purpose, क्या, to calculate the number of electron pairs produced per unit length of the particle track। कई बार ऐसा भी होगा कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लो एक न्यूमेरिकली पूछ लिया, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ द पार्टिकल ट्रैक। मतलब कि ये जो पार्टिकल का ट्रैक बना, तो इस पूरे ट्रैक पे, राइट, कितने आयन पेयर प्रोड्यूस हुए हैं। आपको समझ में आ रहा है, इस आयन पेयर पे मतलब ये रेडिएशन ट्रेवल हो रहा है, राइट, और कितने इस लाइन से जब ट्रेवल किया तो इस लाइन पे कितने आयन पेयर्स बने। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई W और D डिवाइडेड बाई डी एक्स, D डिवाइडेड बाई डी एक्स का वैल्यू पता होना चाहिए उस ट्रैक के लिए, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाई W को के वैल्यूज को, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ द पार्टिकल ट्रैप। सॉरी, पर यूनिट लेंथ के लिए था, आई एम सॉरी, नॉट टोटल, टोटल नहीं था, पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे कितने आयन पेयर बने हैं वो निकालने के लिए जो होगा 1 डिवाइडेड बाई W इंटू D डिवाइडेड बाई डी एक्स। करेक्ट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे चले। नाउ एक टर्म आता है एनर्जी स्ट्रैगलिंग।
अभी ना एनर्जी स्ट्रैगलिंग जो ना जब हम वो पढ़ाएंगे, जब इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, जो अभी हमने अच्छे से कवर नहीं किया है, मतलब कि क्या वो जनरल जैसे सारे लोग पढ़ते हैं वैसा पढ़ा है, लेकिन उसको डीप डाउन जाके स्टडी हमने नहीं करी उसके। बट उसमें एक टर्म आता है एनर्जी स्ट्रैगलिंग। जो पार्टिकल जब एंड करता है ना, तो एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट वे में डिसिपेट होती है, वहां पे जाकर के डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि एक टर्म है क्या, एनर्जी स्ट्रैगलिंग एक फिनोमिनन है, जिसके चलते क्या होता है, स्टॉपिंग पावर जो है फ्लक्चुएट करता है अराउंड मीन वैल्यू। मतलब स्टॉपिंग पावर क्या है, स्टॉपिंग पावर तो देख ही रहे हो कि डी बाई डी एक्स है, करेक्ट, राइट। तो डी बाई डी एक्स का एक वैल्यू नहीं आता, ये फ्लक्चुएट करता है, मतलब इसका रेंज मिलेगा आपको, एक रेंज मिलेगा इसका वैल्यू का, क्योंकि बिकॉज ऑफ एनर्जी स्ट्रैगलिंग के चलते इसका एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगा, समझ गए। तो ये बोल रहा है सिंपली ड्यू टू, वो बोला कि ड्यू टू एनर्जी स्ट्रैगलिंग द स्टॉपिंग पावर फ्लक्चुएट्स अराउंड द मीन वैल्यू। सिमिलरली द डब्ल्यू वैल्यू जो है for different gases as measured by different experimenters, right? W वैल्यू जो मेजर हुआ, जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने वालों ने जो मेजर किया है, वो क्या है, सफर फ्रॉम सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज। मतलब उसमें W का वैल्यूज भी अलग अलग आता है, लोग जो मेजर करता है, राइट। जैसे मान लो तुमने एक्सपेरिमेंट किया, शरद ने किया, रीमा ने किया, तो तीनों के वैल्यूज हो सकते हैं कि वो थोड़ा मीन के अराउंड आसपास में आए। कोई एग्जैक्ट ये जरूरी नहीं होगा कि वो एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि दैट इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज। वेरिएशन ऑफ एज मच एज 30% ऑफ द रिपोर्टेड वैल्यू हैज बीन ऑब्जर्व्ड। मतलब W वैल्यूज में भी 30% का डिफरेंस जो है वैसा ऑब्जर्व किया गया, वेरिएशंस ऑब्जर्व किया गया है। इसलिए देखोगे तो W वैल्यूज में भी हम लोगों ने रेंज की बात करी थी। क्या रेंज था, 25 टू 45 के आसपास था, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। These factors must be taken into consideration while estimating the total number of charges। जब भी total number of charges आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, या आप किसी एग्जामिनर यदि पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने आएंगे, या टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे वो किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, तो आपके आंसर यहां से निकल के आने चाहिए। ये अवेयरनेस, एनर्जी स्ट्रगलिंग होगी तो आपका डी बाई डी एक्स का वैल्यू जो है, स्टॉपिंग पावर का वैल्यू चेंज होगा। डब्ल्यू वैल्यू भी जो इस्टीमेट करने में काफ़ी अनसर्टेनिटी आती है, सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नोटिस करी गई है, लगभग 30% जो है वेरिएशंस ऐसा देखा गया है, करेक्ट। तो जो चार्ज जो प्रोड्यूस होगा उसमें भी 30% का डिफरेंस हो सकता है। तो इसीलिए देखोगे कि हमेशा कैलिब्रेटेड सर्वे मीटर भी जो होगा उसमें भी उसका एक रेंज होता है कि 10% या 20% अलाउड है वो फ्लक्चुएशंस कि, इसलिए तुम जा रहे हो रीडिंग लेने के लिए, तो अभी एक रीडिंग जो आई है, नेक्स्ट बार में वहीं पे सर्वे मीटर रखोगे तो सेम रीडिंग नहीं आएगी, चाहे वो आयनाइजेशन चैम्बर हो चाहे कोई भी। आयनाइजेशन चैम्बर में मोर स्टेबल आता है कंपेयर टू बाकी, ठीक है जी, इनके कंपेरिजन में, ठीक है जी, करेक्ट, सही है। As mentioned above, the W value जो है represents all ionizations that occur inside the active volume of the detector। W value क्या represent करता है, represents all ionizations that occur inside the active volume। ये भी एक important point है, it's not only the primary ionizations, primary plus secondary सारे total उतने नंबर ऑफ आयंस पे प्रोड्यूस करने में कितनी एनर्जी चाहिए, वो W वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। समटाइम्स इट इज डिजायर्ड टू नो प्राइमरी चार्ज पेयर यील्ड एज वेल। कई बार लोग ये भी जानना चाहते हैं कि प्राइमरी चार्ज पेयर कितने बने, राइट। हाउएवर
because of almost inevitable secondary ionization that occur at nominal applied voltage, it is not always possible to determine this number experimentally. तो यदि मान लो कि कोई यदि आपसे पूछे कि क्या आप प्राइमरी चार्ज कितना बना आप बता सकते हो, तो आप बोलोगे सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते। ऐसा देखा गया है कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्राइमरी चार्ज ही मतलब चार्ज पेयर बनते हैं। कुछ न कुछ जो इलेक्ट्रॉन जो भी इमिट होता है वो सेकेंडरी आयोनाइजेशन क्रिएट कर ही देता है। इसलिए एक्सपेरिमेंटली ये चीजें डिटरमिन एक्यूरेटली डिटरमिन करना संभव नहीं है, राइट। नेवरदलेस a number of experiments have been performed and primary as well as total ionization yield have been reported by several authors, right। बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके क्या निकाला कि प्राइमरी एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ आयोनाइजेशंस यील्ड जो है लोगों ने रिपोर्ट करा है। जैसे हम लोगों ने जो टेबल 3.11 में था ना कि ये प्राइमरी इतना था और टोटल इतना था। ऐसा नहीं है कि लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं करा, उसको अलग करके डिटरमिन नहीं किया है, बट विथ ऑलमोस्ट सर्टेनिटी वो थोड़ा संभव नहीं है। ठीक है सर, आगे चलें। ठीक है, राइट। टू डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ टोटल एंड प्राइमरी चार्ज पेयर इन ए गैस मिक्सचर, हम इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। टोटल के लिए ये कर रहे हैं समेशन ऑफ xi डी बाई डी एक्स आई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू आई, और np इज इक्वल टू समेशन ऑफ i टू n xi np i। और यहाँ पे क्या लिखा सबस्क्रिप्ट में i रेफर्स टू द ith गैस, मतलब जितने गैस होंगे गैस मिक्सचर, राइट, ith गैस इन द मिक्सचर, एंड xi जो है इट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस i। मतलब उस यदि मान लो कि मिक्सचर जैसे सपोज करो कि कोई 10% है मिक्स किया आपने, आर्गन के साथ कोई 10% मान लो मीथेन मिक्स कर दिया आपने, राइट, तो उस समय पे आपका क्लोरीन मान लो मिक्स कर दिया, तो क्लोरीन का 10% वॉल्यूम होगा और उसका जो होगा 90% होगा। तो ये xi जो है वो कितना वॉल्यूम कितना, वही बोल रहा है कि फ्रैक्शन बाई वॉल्यूम है xi का वैल्यू, और बाकी de बाई dx आपको पता है स्टॉपिंग पावर है उस गैस का, और wi जो है उसका w वैल्यूज है। ठीक है, गुड। आ गया एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है कंप्यूट द टोटल एंड प्राइमरी नंबर ऑफ चार्ज पेयर प्रोड्यूस इन ए मिक्सचर ऑफ 90% CO2 एंड 10% मीथेन। क्या करना है हमें निकालना है कि टोटल और प्राइमरी नंबर ऑफ चार्ज पेयर्स, और कहाँ पे मिक्सचर जो किस चीज का है 90% CO2 है और 10% मीथेन है, करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जो यूज करेंगे वही वाला फॉर्मूला NI वाला यूज करेंगे, राइट। तो पहले का उसमें था कि xi था, xi जो था वो फ्रैक्शन बाय वॉल्यूम था, तो एक का कितना परसेंट है, तो ये क्या है CO2 90% है, तो 0.9 हो गया, और CO2 का क्या चाहिए de बाई dx चाहिए, करेक्ट, डिवाइडेड बाई वर्क फंक्शन W जो वैल्यू जो चाहिए वो CO2 का ही चाहिए, प्लस अब जो है 10% मीथेन का है, तो ये 10% 0.1 हो गया इंटू de बाई dx ऑफ CH4 मीथेन का आ गया, डिवाइडेड बाई W ऑफ CH4। ठीक है, राइट। तो इसको क्या करें 0.9 से, अब इसका वर्क फंक्शन de बाई dx का स्टॉपिंग पावर का वैल्यू हमें पता है, उस टेबल में भी दिया हुआ था, ठीक है, राइट, टेबल 3.1 में था ये, डिवाइडेड बाई वर्क फंक्शन W का वैल्यू जो आ गया CO2 का वो डाल दिया, फिर यहाँ पर भी उसका de बाई dx का मीथेन का डाल दिया, और डिवाइडेड बाई वर्क फंक्शन ऑफ लाइक CH4 का W वैल्यू। तो ऐसे करके हमें मिल गया 87 चार्ज पेयर पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में आ गया, करेक्ट। टोटल चार्ज जो था वो कितना बना। Similarly, the number of primary ion pairs can be computed from equation
3.1.5 एज फॉलोज, राइट। ये क्या है, ए नंबर ऑफ आयन पेयर्स के लिए उसको क्या चाहिए यहाँ पे कि 0.9% तो XI तो था ही, उसके बाद क्या था NP करके था CO2 का, और प्राइमरी चाहे फिर 0.1 10% जो है मीथेन का है, और उसका नंबर ऑफ आयन पेयर्स जो है मीथेन का चाहिए, करेक्ट। अगेन वो टेबल से मिल जाएगा, राइट। तो 0.9 इंटू 34 प्लस 0.1 इंटू 46, टोटल 35 चार्ज पेयर्स पर सेंटीमीटर का निकल, ठीक है जी। हैं